गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अग्नि गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सिद्धांत करा रहे थे, तो हमने इससे पूर्व आपके दो सिद्धांत कराए हैं। एक आपको डेविस का कराया है और एक पेक का कराया है। आज हम आपको पर्वत निर्माण के सिद्धांत कराएंगे। देखिए, पर्वत निर्माण के कई सारे सिद्धांत हैं, है ना। तो उन्हें दो वर्गों में रखा जाता है ना। पहले वर्ग में उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिनके अनुसार जो भूपटल पर पर्वतों का निर्माण जो है धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण हुआ है ना। तो पहले वर्ग में किसको रखा जाता है? उन पर्वतों को रखा जाता है जिनका निर्माण क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप हुआ है। और दूसरे वर्ग में उन पर्वतों का निर्माण रखा जाता है जिनका निर्माण लंबवत संचलन के फलस्वरूप हुआ है। देखिए, दो बल होते हैं, एक होता है क्षैतिज और एक होता है लंबवत। क्षैतिज होता है मतलब आमने सामने से, है ना, और लंबवत होता है मतलब नीचे से, ऊपर नीचे से, है ना। तो इस प्रकार के दो मुख्य वर्ग हैं। इन दो वर्गों में ही सारे पर्वतों के निर्माण को रखा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी पर्वत क्रम पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी पर्वत क्रम हो, वो इन दो रूपों से ही बने हैं। तो देखिए, क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसमें भी दो वर्ग हैं फिर, है ना। एक तो संकुचन सिद्धांत के द्वारा है कि मतलब क्या है, पृथ्वी पर संकुचन आता है तो उससे क्या है, वलन पड़ जाते हैं, ऊपर नीचे भाग पड़ जाते हैं, उससे भी पर्वतों का निर्माण होता है। और एक होता है क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्रवाह के कारण, जैसे महाद्वीप पर महाद्वीप प्रवाह हो रहा है, उसमें आपस में तब उसमें वलन पड़ गए और महाद्वीप के प्रभाव के कारण जो है पर्वतों की उत्पत्ति हो गई। तो हम यहाँ पर दोनों ही सिद्धांतों को पढ़ेंगे। उसमें से जो है संकुचन सिद्धांत है, जो पहला वाला है, जिसको हम क्षैतिज संचलन कहते हैं, उसको हम प्रथम वर्ग के अंदर रखते हैं। यानी कि जो प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा गया था ना, जो धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसी कारण कुछ वर्गों को के अंतर्गत रखा जाता है। इसी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को, है ना। कोबर का जो सिद्धांत है ना, और इसको प्रथम वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। क्षैतिज संचलन, पृथ्वी के क्षैतिज संचलन के अंतर्गत इसको रखा जाता है ना। तो एक होता है लंबा संचलन वाले, वो अलग है, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, भूसन्नति क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि देखिए, आज से पृथ्वी पर पहले जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं बनी है, वो सभी की सभी भूसन्नतियों से बनी है ना। तो भूसन्नति क्या है? तो देखिए, भूसन्नति लंबे और छिछले गर्त होते हैं, जैसा कोबर ने कहा है, लंबे और छिछले गर्त होते हैं, यानी गड्ढे होते हैं, है ना। पृथ्वी के धरातल पर कुछ गड्ढे बन जाते हैं, लंबाई में काफी लंबे होते हैं, है ना, लंबाई में काफी लंबे होते हैं और छिछले होते हैं ना। छिछले मतलब गहरे नहीं होते ये गड्ढे, है ना। लंबे हो सकते हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। छिछले होते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं होते। इनमें क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वो तलछट को जमा करती रहती हैं और इसकी तली भर जाती है ना। तो इसी से ही जो है विश्व के सभी पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है, यानी कि इसी ही भूसन्नति माना गया है। ये जो गड्ढा है ना, छिछला गड्ढा, इसमें मलबा आके जमा होता रहता है, इस गड्ढे में आके मलबा जमा होता रहता है। जमा होने के बाद इसमें क्या होता है, तली पर दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, दबाव पड़ने से इसमें वलन पड़ जाते हैं और यही पर्वतों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा क्यों माना गया कि भूसन्नति लंबे होते हैं तो छिछले होते हैं? क्योंकि देखिए, विश्व की सभी श्रृंखलाएं जो कैसी हैं, वो लंबी हैं काफी, है ना। जैसे आप एंडीज श्रृंखला देखो दक्षिण अमेरिका की, या हिमालय पर्वत श्रृंखला देखो, वो लंबाई में फैली हुई है काफी, है ना। या आप रॉकी माउंटेन्स देख लो उत्तरी अमेरिका के, तो वो भी क्या लंबाई में उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं। ऐसे ही क्या है, जो एंडीज पर्वतमाला है वो 8400 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। तो इसी वजह से ये सिद्धांत माना गया कि भूसन्नतियां जो है वो लंबे और छिछले गर्त होते हैं, है ना। और भूसन्नतियों को ही जो है पर्वतों का आदि उद्गम स्थल बताया, यानी पर्वत जो है वो इसी भूसन्नतियों से उत्पन्न होते हैं। इसी भूसन्नति से परिवर्तित होकर के या मलबा वलित होकर के ऊपर उठ जाता है, तो वो पर्वतों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा गया है। यानी कि पालना मतलब जैसे बच्चा पालने में बड़ा होता है ना, ऐसे ही जो है पर्वत जो है इस भूसन्नतियों में बड़े होते हैं, इसी भूसन्नतियों से निर्मित होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भूसन्नतियां जो है वो पर्वतों के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका अदा करती है। तो ये है भूसन्नतियां, ठीक है। आपके सिलेबस में केवल कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, जो पर्वत निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है। देखिए, कोबर एक जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के थे। इन्होंने अपना गद्यपिंड का सिद्धांत दिया है ना। इन्होंने विश्व के व्यापक पर्वतों का सर्वेक्षण किया, है ना, और काफी सारे पर्वतों को उन्होंने देखा, है ना।
और उन्होंने वलित पर्वतों की जो है व्याख्या अपने एक सिद्धांत के अनुसार की है। जो वलित पर्वत होते हैं ना, ये जैसे हिमालय पर्वत है, वलित पर्वत है, एंडी पर्वत वलित पर्वत है। तो क्या है, ये जो वलित पर्वत है इनकी उत्पत्ति की व्याख्या कोबर ने अपने मध्यपिंड के सिद्धांत के द्वारा की है। कोबर ने व्यापक पैमाने पर विश्व के पर्वतक्रमों का अध्ययन किया है ना, और उन्होंने बताया है कि जो भूसन्नतियां हैं वो ही इन पर्वतों के आदि स्थल होते हैं, यानी कि भूसन्नतियों से ही पर्वत जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो देखिए इसके लिए इन्होंने कल्पना की है। क्या कल्पना की है, तो आप यहाँ पे समझ के चलना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कुछ शब्द दिए, क्योंकि जर्मन भाषा के थे तो इन्होंने कुछ शब्द अपने दिए। जर्मन भाषा में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भूसन्नति के दोनों किनारे वाले भाग होते हैं इनको उन्होंने नाम दिया है अग्रदेश का, और इन्होंने नाम दिया है क्रेटोजेन का। क्रेटोजेन यानी कि अग्रदेश कहा है इन्होंने। दोनों तरफ होते हैं, देखिए ये साइड भी है, इस साइड भी है ना, मतलब दोनों किनारे जो भूसन्नतियों के हैं उसको उन्होंने अग्रदेश का नाम दिया है, जिसको उन्होंने क्रेटोजेन कहा है ना। उन्होंने कहा है कि इसी भूसन्नति में जो नदियां जो है विकसित होकर के फिर इसमें मलबा का निक्षेपण करने लगती हैं इसी भूसन्नति में ना, तो ये अग्रदेश है दोनों। देखिए इसमें मलबा का निक्षेपण हो रहा है ना। अब क्या होता है, देखिए ये भूसन्नतियां जो है चारों तरफ से क्या है पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी रहती है, इसको उन्होंने क्रेटोजेन कहा है, सॉरी, है ना। और अग्रदेश कहा है जो भूसन्नति के दोनों किनारे हैं इनको अग्रदेश कहा है इन्होंने, है ना। मतलब दोनों तरफ के जो किनारे हैं यानी इस साइड वाला इस साइड वाला, इसको उन्होंने क्या कहा है, अग्रदेश क्या है। अब देखो समझो इस बात को। इन्होंने कहा है कि जब कोई भूसन्नति निर्माण होता है तो उसमें दो किनारे होते हैं और उसमें जो है मलबा का निक्षेपण होता रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये मलबा का निक्षेपण होता रहता है कि नदियां क्या होती हैं वो आस पड़ोस से आकर के इसमें मलबे का निक्षेपण करती रहती हैं और इस तरह से इसमें मलबे का जमाव होता रहता है। काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और मलबा जो है काफी भर जाता है। इस क्रिया को उन्होंने क्या कहा है, अवसादीकरण का, यानी अवसादों का निक्षेपण इस भूसन्नति में लगातार होता रहता है हजारों सालों तक, जब तक इसमें भर नहीं आती भूसन्नति पूरी, है ना। जब मलबा का इसमें भराव चलता रहता है नदियों के द्वारा, निक्षेपण जो अपने साथ लेकर के आती रहती है, जमा करती रहती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इसकी तली काफी भर जाती है और तली पर दबाव पड़ने लगता है ना। इस दबाव के फलस्वरूप क्या होता है, जो अग्रदेश के दोनों किनारे होते हैं इन पर प्रभाव पड़ता है और इसमें संकुचन होने लगता है। ये अग्रदेश एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, ये अग्रदेश तली में दबाव पड़ने की वजह से एक दूसरे की तरफ सरकने लगते हैं। जैसे संडासी होती है ना, उसके दो सिरे होते हैं, तो संडासी दोनों सिरे दबाओगे आप तो वो एक दूसरे के पास आते जाएंगे। ऐसे ये दोनों भाग भी जो है एक दूसरे के पास आते जाते हैं ना। तो जब ये दोनों पास आते हैं तो इसमें क्या होता है, पास आने की वजह से क्या होता है, इसमें दोनों किनारों पर वलन पड़ने लगते हैं ना। अब देखिए फिर इससे क्या होता है, अग्रदेश में दोनों साइड पर क्या होता है, किनारों वाले भाग पर इस पर क्या पड़ने लगता है, वलन पड़ने लगते हैं ना। और वलन पड़ने के फलस्वरूप क्या होता है इसमें कि इसके किनारे वाले भागों पर जो पर्वत उठने लगते हैं, यानी ऊंचाई में वृद्धि होने लगती है ना। जो किनारे वाले भाग है इसके वे ऊंचे उठने लगते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा है, किनारे वाले भाग को उठने को रेड कैंटेन कहा है इन्होंने, है ना। रेड कैंटेन ये कहा है इन्होंने ना। ये किनारे वाले भाग हैं ये ऊपर उठ गए हैं, इसको उन्होंने क्या कहा है, ये देखिए इस साइड किनारे पर ये वाला भाग उठता है, इस वाले किनारे पर ये वाला भाग होता है, इसको उन्होंने क्या कहा है, रेड कैंटेन कहा है ना। और देखिए ये उठने की जो तीव्रता होती है जो बल पर निर्भर करती है कि कितनी शक्ति से जो उठ रहा है, कितना बल इस पर आरोपित हो रहा है। कभी कभी बल इतना अधिक आरोपित होता है कि पूरा भूसन्नति का मलबा ही बलित होकर के और ऊपर उठ जाता है, परंतु जब बल की मात्रा कम होती है तो केवल किनारे वाले भाग ही ऊपर उठ पाते हैं और बीच का भाग होता है वो बल इतना बल से प्रभावित नहीं होता और वो वैसा का वैसा ही बीच में मध्यपिंड के बीच में रह जाता है ना। ये ऊंचा नहीं उठ पाता है, जिसको उन्होंने कोबन ने क्या कहा है, मध्यपिंड कहा है। और इसको उन्होंने अपनी जर्मन भाषा में श्वासिनबर्ग कहा है, श्वासिनबर्ग है ना, श्वासिनबर्ग कहा है इसको। तो इसको श्वासिनबर्ग लिख दूं इसको, एक मिनट, श्वासिनबर्ग है ना। इसको उन्होंने श्वासिनबर्ग कहा है। जो बीच का भाग है जो वलन से अप्रभावित रह गया है, उठ नहीं पाया है ऊपर, इसको उन्होंने क्या कहा है, मध्यपिंड या श्वासिनबर्ग कहा है। अब इसका उन्होंने उदाहरण क्या दिया है, देखिए इसका उदाहरण दिया उन्होंने
टेथिज भूषण नदी को, है ना। आज वर्तमान समय में भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है ना, वहां पे ऐसे ही पहले एक भूषण नदी जिसका नाम था टेथिज भूषण नदी, है ना, क्योंकि जब टेथिज सागर था और उसमें चारों तरफ से नदियां आकर उसमें मलबे का निक्षेपण करती रही, है ना। उस टेथिज भूषण नदी में फिर वलन पड़ना शुरू हो गया, और वलन पड़ने की वजह से क्या हुआ कि आपको मालूम है टेथिज भूषण नदी के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड का भाग था, है ना, जो भारत का है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें वलन पड़ने लगे, क्योंकि अंगारा लैंड उत्तर से सरक रहा था, दक्षिण से आपका गोंडवाना लैंड, है ना। और इसके अलावा भूषण नदी में मलबा निक्षेपित होता जा रहा था, उससे वलन पड़ने की वजह से दोनों किनारों पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए उत्तरी भाग में आप जाओगे तो कुनलुन पर्वत मिलते हैं चाइना में फैले हुए, और दक्षिण में मिलता है हिमालय पर्वत, है ना। तो हिमालय पर्वत दक्षिण में मिलता है, और बीच का जो भाग वलन से अप्रभावित रह गया है, इसको तिब्बत का पठार है ना, जो तिब्बत का पठार है, इसका उन्होंने सबसे सुंदर उदाहरण लिया है यहाँ पर, ये है ना, ये किसका, कोबर के मध्यपिंड का, है ना। तो उन्होंने बताया है कि ऐसे ही जो है टेथिज भूषण नदी में वलन पड़ गए, और दोनों किनारे पर दो पर्वतों की उत्पत्ति हुई, एक कुनलुन की हुई उत्तरी किनारे पर, और दक्षिणी किनारे पर हिमालय की उत्पत्ति हुई, है ना। तो और बीच का जो भाग था जो वलन से अप्रभावित रह गया था, इसे तिब्बत का पठार नाम दिया गया, क्योंकि ये वलन से अप्रभावित रह गया। परंतु आपको मालूम है विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी यही है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है ना। तो ये उत्तर में कुनलुन पर्वत जो चाइना में फैले हुए हैं, और दक्षिण में क्या है, भारत में हिमालय पर्वत फैले हुए हैं। इनके बीच का जो भाग है इसको नाम दिया उन्होंने मध्य पिंड का, है ना। तो ये है कोबर का भूषण सीधा। इसके अलावा उन्होंने कई सारे और एग्जाम्पल भी दिए हैं, है ना, कई सारे और एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने जैसे टेथिज, देखिए आपको बता दूं टेथिज भूषण नदी जी काफी लंबी फैली हुई थी, है ना। जो वर्तमान में हिमालय पर्वत है इसके भी काफी पश्चिम में फैली हुई थी, और जो वर्तमान में भूमध्य सागर है ना, वो भी टेथिज भूषण नदी का ही अवशिष्ट भाग है। परंतु क्या है, वो भी एक मध्य पिंड का उदाहरण माना जाता है, जो भूमध्य सागर है, क्योंकि वो क्या है ऊपर उठ नहीं पाया था, ये ऊपर उठ गया, तो यहाँ पर्वत का निर्माण हो गया हिमालय पर्वत का। परंतु आप पूरे वर्ल्ड के नक्शे को देखेंगे तो भूमध्य सागर जो है वो एक क्या है, मध्य पिंड का उदाहरण है। और उसके उत्तर में और दक्षिण में दो क्या है, दक्षिण में तो अफ्रीका में एटलस माउंटेन्स हैं, और उत्तर में क्या है उसके अल्पाइन पर्वत श्रृंखला बन गई है ना। तो ये देखिए ये कई सारे पर्वत हैं यहाँ पर, परंतु ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ना। तो ये कोबर का मध्यपिंड का सिद्धांत है जो उन्होंने दिया था, जर्मन भाषा के विद्वान थे ये, है ना। तो देखिए इसके बाद इनकी कुछ आलोचना की जाती है सिद्धांत की। वो आलोचना क्या है ना, ये कोबर का भूषण सिद्धांत है जो मध्यपिंड का उन्होंने सिद्धांत दिया, इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। कौन कौन से देश है, दोष समझ लो ना। जो कोबर ने इस सिद्धांत के लिए संकुचन शक्ति को बताया है, तो विद्वानों की राय है कि जितना संकुचन शक्ति को उन्होंने इस पर्वतों की व्याख्या के लिए बताया है, पर्वतों की उत्पत्ति के लिए उन्होंने जिस संकुचन शक्ति के बल को बताया है, वो इन पर्वतों के, इतने ऊंचे पर्वतों के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। तो विद्वानों में यहाँ मतभेद है। जबकि कोबर ने क्या कहा है कि इनका निर्माण संकुचन शक्ति की वजह से हुआ है, और जबकि विद्वानों का कहना है कि भूषण नदी से इतनी शक्ति नहीं मिल सकती, इतनी संकुचन शक्ति नहीं मिल सकती कि इतनी ऊंची और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हो जाए। तो यहाँ इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। दूसरी कहां पे की जाती है ना। एक तरफ कोबर कहते हैं कि दोनों पार्ट सरकते हैं इसमें, है ना, यानी ये वाला पार्ट भी सरकता है, ये वाला, जबकि एक विद्वान है जिनका नाम एडवर्ड सुएस है, उन्होंने बताया केवल एक ही भाग सरकता है, दूसरा स्थिर रहता है। तो इस तरह से इनकी आलोचना की जाती है ना। खाली हिमालय के मतलब में इनका संबंध जो सही सत्य प्रतीत होता है। तो ये आपका सिद्धांत था कोबर का भूषण सिद्धांत। इसके बाद कल हम दूसरा नया सिद्धांत देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।